आज हम सीपीसी के सेक्शन 65 से सेक्शन 64 तक डिस्कस करेंगे। इसमें सेक्शन 65 कहता है परचेजर्स टाइटल। जब कोई जजमेंट डेबिटर की प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट करने के लिए सेल कर दी जाती है और कोई व्यक्ति उसे परचेज कर लेता है, तो उस जो परचेजर है उसका राइट क्या होगा, उसके बारे में, उसका टाइटल क्या होगा, उसके बारे में सेक्शन 65 बताता है कि अगर कोई व्यक्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेज कर लेता है सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिग्री, जिसको एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री में सेल की गई हो, सेल बिकेम एब्सोल्यूट, वह सेल एब्सोल्यूट होगा। कौन सा? जो एग्जीक्यूशन में जब किसी ने ऋण लिया और उसकी संपत्ति कुर्क करके सेल की जा रही, तो जो सेल की गई वो संपत्ति क्या होगी? एब्सोल्यूट होगी। पहली बात वास्तविक होगी, मतलब वो क्रय और विक्रय लीगल होगा। अब उसके बाद होता है कि वेस्टेड इन परचेजर। अब जब प्रॉपर्टी को एक व्यक्ति ने परचेज कर लिया, एक व्यक्ति ने खरीद लिया, तो वो प्रॉपर्टी उसमें निहित हो जाएगी, मतलब वो अब उसकी हो जाएगी। टोटल राइट उस व्यक्ति को चले जाएंगे जिस व्यक्ति ने उस प्रॉपर्टी को परचेज कर लिया है, वो उसका लीगल ऑनर हो जाएगा। ये सेक्शन 65 कहता है। अब सेक्शन 66 कहता है सूट अगेंस्ट परचेजर नॉट मेंटेनेबल ऑन ग्राउंड ऑफ परचेज बीइंग ऑन बिहाफ ऑफ प्लेंटिफ। अब इसमें कह दिया कि जो संपत्ति कुर्क कर दी गई, अब 65 में बताया भी लीगल वो मालिक हो गया। अब कहते हैं कि अगर वो संपत्ति बेच दी गई, परचेज किया किसी ने लीगल तरीके से और ऑन बिहाफ ऑफ, मतलब कुर्क की एग्जीक्यूशन में, कुर्क करने के बाद सेल की गई, तो उस प्लेंटिफ है, मतलब कोई अदर व्यक्ति जो इलीगल तरीके से उस पर मुकदमा कर देता है, वो प्लेंटिफ जो मुकदमा कर देता है किसके ऊपर? परचेजर के ऊपर, तो उसमें कहा सूट नॉट मेंटेनेबल, वो सूट मुकदमा मेंटेनेबल नहीं होगा और उसको इनिशियल स्टेज पर ही उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सेक्शन 67 कहता है पावर फॉर स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। स्टेट गवर्नमेंट का पावर है कि वो नियम बनाए। कब? एज टू सेल्स ऑफ लैंड, जब जो लैंड है उसको विक्रय किया जा रहा है इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, जब डिग्री के एग्जीक्यूशन में फॉर पेमेंट ऑफ मनी, और उसको बेच करके उससे पैसा लेकर के ऋण को कवर किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में स्टेट गवर्नमेंट को पावर है। कैसा पावर है? बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट, वो अपने ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन जारी करे कि स्टेट गवर्नमेंट रूल सच इंटरेस्ट आर सो, और वो इंटरेस्ट के लिए कब? जब अनसर्टेन एंड अनडिटरमाइंड स्टेट गवर्नमेंट इम्पॉसिबल टू फिक्स देयर वैल्यू, जब राज्य सरकार किसी संपत्ति की वैल्यू का आकलन नहीं कर सकती, उसकी वैल्यू का आकलन अनिश्चित है, अनसर्टेन है, अनडिटरमाइंड है, उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो किसके लिए? फॉर देयर वैल्यू, उसकी वैल्यू के लिए, तब स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर है कि वो रूल बना दे ताकि उसको वैल्यू को डिटरमाइन हो सके और वो जो अनिश्चितता है वो समाप्त हो सके। तो उसमें क्या करना पड़ेगा? इफ एनी रूल प्रेजेंट बिफोर, अगर जब ये एक्ट बना, इस एक्ट के पहले अगर इस सेक्शन से रिलेटेड या इस तरह से रिलेटेड कोई रूल बना हुआ था, तो वो रूल देन आफ्टर गैजेट इट विल बी पोस्टपोन्ड, जब ये गैजेट हो जाएगा तो वो रूल पोस्टपोन्ड हो जाएगा, वो रूल समाप्त हो जाएगा
जो इस एक्ट के पहले बना हुआ होगा। अब कौन सा रूल चलेगा? जो स्टेट गवर्नमेंट ने जारी किया। फिर बात कहते हैं एवरी रूल हु मेड बाय स्टेट गवर्नमेंट फॉर सच रूल एज सून एज पुट बिफोर स्टेट लेजिस्लेचर। अब जब सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार इस धारा से संबंधित, मतलब जिसकी संपत्ति की अनसर्टेन है वैल्यू, उससे संबंधित रूल बनाएगी, तो उस रूल को जितना शीघ्र पॉसिबल होगा नोटिफिकेशन के बाद में वो स्टेट लेजिस्लेचर या विधानमंडल के सामने तुरंत रखेगी और उस पर बहस करके उसको पास कराएगी। ये बात 67 में कहती है। अब सेक्शन 68 से सेक्शन 72 तक रिपील्स कर दिए गए, इनको निरसित कर दिया गया, इन्हें हटा दिया गया। इसके बाद सेक्शन 73 कहता है प्रोसीड्स ऑफ एग्जीक्यूशन सेल टू बी रिटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड एमनी डिक्री होल्डर्स, एमंग डिक्री होल्डर्स। अब इसमें कहा कि जो पैसा आया वो डिक्री होल्डर्स में अगर एक से ज्यादा है तो कैसे बांटा जाएगा? एसेट्स आर हेल्ड बाय ए कोर्ट फॉर सेम जजमेंट डेबिटर। एक ऐसा ऋणी है, एक व्यक्ति ने ऐसा कर्ज लिया एक ही ऋणी के विरुद्ध में, कई लोगों को पैसा उससे लेना है, तब क्या करेंगे? प्रॉपर्टी मार्गेज और चेंज। और उसने क्या किया? ऋणी ने कैसे प्रॉपर्टी को लिया है? मार्गेज करके लिया, बंधक करके लिया, या चार्ज भार करके वो उसको पैसा कर्जा लिया है। और जब वो कर्जा नहीं अदा कर पाया तो सोल्ड बाय कोर्ट, कोर्ट के द्वारा उस प्रॉपर्टी को सेल किया जा रहा है। और सेल करने पर होगा क्या? अब पैसे लेनदार कितने हैं? एक से ज्यादा हैं, तब क्या होगा? वो सेक्शन 73 कहता है अगर एक से ज्यादा पैसे लेनदार हैं तो बाय द एप्लीकेशन ऑफ एग्जीक्यूशन, उनके द्वारा एप्लीकेशन दी जाएगी कोर्ट को कि इस प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूशन किया जाए, मतलब इसको एग्जीक्यूशन करके इसको सेल करके पैसा सबको दे दिया जाए। तो उसमें क्या करेगा? रिसीव से और ऑल पर्सन, सारे जितने पर्सन हैं जो उसमें से एप्लीकेशन दे, जिनके खिलाफ में, जिनके पक्ष में डिक्री हुई है, उन सब को पैसे दिए जाएंगे। रिसीव शेयर्स आर, हर एक व्यक्ति पैसा पाएगा उस अनुपात से जिस अनुपात से सेल करने पर पैसा आया हुआ होगा। अब इसमें कहा गेट सेम इंटरेस्ट इन एक्सीड्स ऑफ सेल एज ही हैड इन द प्रॉपर्टी सोल्ड। जैसे प्रॉपर्टी सेल की गई, आपको कोई कहता है कि मेरा 20% का था इंटरेस्ट, कोई कहता मुझे 5% की इंटरेस्ट था, कोई कहता 7% की इंटरेस्ट था, तो ऐसा नहीं होगा। इंटरेस्ट सबको बराबर के रेट में दिया जाएगा, एक किसी को कम ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। अब जो बांटा जाएगा, सेल करने पे पैसा आएगा, दो बात आ गई। पहली बात आएगी कि सबको मिलेगा पैसा जितना होगा शेयर के हिसाब से। दूसरी बात होगी इंटरेस्ट भी सबको बराबर दिया जाएगा जितने लोग हैं। अब तीसरी बात क्या आ गई कि एक्सपेंस इन सेल। सबसे पहले क्या हुआ कि उसमें जितना सेल करने में प्रोसेस में जो एक्सपेंस आया उसको हटा दिया जाएगा, मतलब वो एक्सपेंस कोर्ट अपना ले लेगी। लेने के बाद फिर क्या करेगी? अमाउंट ड्यू अंडर द डिक्री, जो डिक्री में अमाउंट दिया गया उस अमाउंट को वो निकालेगी। उस अमाउंट में जितना अमाउंट मान लेता सेल हुआ 6 लाख का, और डिक्री में जो कलेक्शन करने के लिए दिया गया, जो उसका रिकवरी के लिए दिया गया वो है 5 लाख का, तो पहले 5 लाख वो अलग कर लेगी। अलग करने के बाद फिर क्या करेगी? इन इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल मनी, सबसे पहले जो प्रिंसिपल मनी है सबकी सबको दे देगी, फिर इंटरेस्ट मनी सबको डिवाइड करेगी बराबर के रेट में। ये बात है कि अब सबको प्रिंसिपल मनी दे दी। मान लो कलेक्शन हुआ 8 लाख का और सेल हुई 6 लाख का, तो 2 लाख तो लॉस है। तो ऐसा नहीं कि एक में काटेगी, सब में से इक्वल रेशियो में से इंटरेस्ट काटेगी और सबको इन इक्वल रेशियो में प्रिंसिपल काट करके उनको पैसा दिया जाएगा। नथिंग अफेक्ट्स ओवर राइट ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन इसका कोई भी इफेक्ट गवर्नमेंट के रूल पर इफेक्ट नहीं डालेगा।
तो ये बात हो गई सेक्शन 73 की, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा जो एग्जीक्यूशन के बाद प्रॉपर्टी में पैसा आता है और एक से ज्यादा उसमें पाने वाले लोग हैं तब। अब सेक्शन 74 कहता है रेजिस्टेंस टू एग्जीक्यूशन। जब एग्जीक्यूशन कर दिया गया तो उसमें विरोध कोई पैदा करता है तब क्या किया जाएगा। मतलब अगर ऋणी जो है उसकी संपत्ति को सेल करके दूसरे को दे दी गई, अब जो ऋणी है या उसके जो कुलिक्स हैं, जो उसके करीबी लोग हैं, वो उसका विरोध कर रहे हैं, विरोध करके कब्जा ले रहे हैं या उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, तब क्या किया जाएगा। तो उनका इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है सोल्ड इन एग्जीक्यूशन, वो एग्जीक्यूशन के दरमियान उसको सेल कर दिया जाता है। अब परचेजर जो है वो कब्जा ले लेता है, कब्जा उसको मिल जाता है, लेकिन क्या करते हैं अपोज बाय द जजमेंट डेबिटर, जो ऋणी है वो उसका विरोध कर रहा है या हिज नियरर या उसके करीबी रिश्तेदार या अन्य कोई उसमें विरोध कर रहा है, किसका, जिसने परचेज किया है। तो कोर्ट को ये राइट है सेंड टू द सिविल प्रिजन फॉर 30 डेज, जो विरोध कर रहा है उसको वो अरेस्ट करा ले और अरेस्ट करा करके 30 दिन के लिए सिविल प्रिजन में उसको कैद करवा सकता है। या अगर इफ टेक पोजेशन देन, अगर उन लोगों ने विरोध करके उसका कब्जा ले लिया तो लड़ाई तो करेगा नहीं, क्योंकि उसने नियमता खरीदा है, कब्जा ले लेगा तो कोर्ट उसको जिसने परचेज किया उसको री कब्जा मतलब पुनः उसको कब्जा दिलाएगी। ये बात सेक्शन 74 कहता है। तो अभी सेक्शन 65 से सेक्शन 74 तक क्लियर हो गए होंगे, ये पार्ट कंप्लीट हुआ। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम सेक्शन 75 से मिलते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।